हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर रोज सुबह 9 बजे मिलते हैं और यहाँ पे हम मिलकर यहाँ पे जो बात करते हैं एसएससी सीजीएल स्पेशल जो सेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम है आरंभ है प्रचंड। जी हाँ, आरंभ है प्रचंड के नाम से जो सेशन आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है उसके मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के लिए हर रोज एसएससी सीजीएल स्पेशल जो जीके जीएस मैराथन होती है, जी हाँ, उसके पार्ट नंबर 9 के अंदर 9 के ऊपर चर्चा करने के लिए आज सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। यदि आज ही आप हमारे सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एग्जाम की नोटिफिकेशन हो या उससे संबंधित उनसे पूछे जाने वाले स्टैटिक्स से क्वेश्चन हो या इंडिया जीके से हो या जो करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सभी की तैयारी यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल स्पेशल सेशन जो है आरंभ है प्रचंड, उसमें जीके जीएस मैराथन नंबर जो क्लास नंबर 9 है वह लेकर आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यदि आपने हमारे जो पिछले 8 जो क्लासेज हो चुकी है वह नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये आप सभी के लिए जो एसएससी सीजीएल स्पेशल लॉन्च किया गया है, आपका जो प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पे आपके लिए जो स्टैटिक्स आईक्यू परिवार भी दोस्तों दिन रात मेहनत करता है और आप सभी के लिए हर रोज 1 घंटे लगातार एग्जाम में छपने वाले सवालों पर चर्चा करते हैं। जो टॉपिक आपके लिए अभी चल रहा है वह है दोस्तों इंडिया का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। उन संबंधित 8 क्लासेज हो चुकी हैं। उनमें हमने जो पिछली क्लासेज में भारत की स्थिति या जो भारत का भौतिक प्रदेशों के जो विभाजन है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो पिछली क्लास में हमने जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के मद्देनजर जो मुख्य पठार है उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक है जो पठार से संबंधित ही है और वह है पठार है छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, पिछली क्लासेज में हमने देखा था किस प्रकार मालवा का पठार है और जैसे हाड़ौती का पठार है उन सभी पे चर्चा की। उसके अलावा जो हमने जो भारत के प्रमुख पठारों में मेवाड़ का पठार, मालवा के पठार पे चर्चा कर चुके हैं। अब उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं छोटा नागपुर का विस्तार। तो छोटा नागपुर का विस्तार किन किन राज्यों में है उसके ऊपर बात करते हैं। तो विस्तार सबसे पहले बात करें तो झारखंड, जी हाँ, झारखंड राज्य में है। और बात की जाए दोस्तों दक्षिणी बिहार में इसका कुछ हिस्सा आता है, दक्षिणी बिहार में कुछ हिस्सा आता है। पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका कुछ हिस्सा आता है। और यहाँ पे बात की जाए उड़ीसा, तो जी हाँ, उड़ीसा के अंदर भी छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा आता है। तो आप देख पा रहे हैं इसका विस्तार 4 राज्यों में है दोस्तों, झारखंड में है, दक्षिणी बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है और उड़ीसा में है। और दोस्तों बात की जाए इसके जो छोटा नागपुर का पठार है, इस पठार के उत्तर पूर्व में, जी हाँ, इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। जी हाँ, राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों, हमने जब हिमालय पे चर्चा कर रहे थे उस समय पढ़ा था शिलोंग का पठार, और शिलोंग का पठार और जो हम राजमहल की पहाड़ियां हैं उनको अलग करने वाला जो मालदा गैप देखा था, तो मालदा गैप के कारण ही दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वह जो छोटा नाग दोस्तों जो शिलोंग के पठार से अलग होती है। और उसी क्रम में दोस्तों हमने यह भी कहा था कि प्रायद्वीपीय पठार को जो शिलोंग के पठार से अलग करता है वह गैप है मालदा गैप। तो मालदा गैप ही प्रायद्वीपीय पठार और जो शिलोंग के पठार को अलग करता है। तो दोस्तों यहाँ से उसी राजमहल की पहाड़ी की स्थिति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो छोटा नागपुर का पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजमहल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। तो राजमहल की पहाड़ियां जो छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तर पूर्व में स्थित, आपको यह पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से जो छोटा नागपुर के पठार से जो दामोदर नदी निकलती है, जी हाँ, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। जी हाँ, 2 भागों में बांटती है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसे दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। पहला भाग है हजारीबाग का पठार। जी हाँ, हजारीबाग का पठार है। और दूसरा जो भाग है वह बांटती है वह है रांची का पठार। जी हाँ, रांची का पठार है। अब उसके बाद में बात की जाएगी छोटा नागपुर की सबसे महत्वपूर्ण नदी। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में बात करें तो छोटा नागपुर पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और दामोदर बेसिन से बात की जाए तो जो दामोदर नदी का जो बेसिन है, दामोदर बेसिन से कोयले का भंडार प्राप्त होता है। जी हाँ, को बेसिन से कोयला भंडार प्राप्त होता है। कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है।
के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में जो दामोदर बेसिन आता है, उस दामोदर बेसिन से कोयला निकाला जाता है। और कोयला आप सभी को पता है कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो दोस्तों उनमें सबसे पहले आता है नंबर पे जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, वह एंथ्रेसाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है और पीट कोयला होता है। जो दामोदर बेसिन में कोयला का भंडार पाया जाता है वह बिटुमिनस प्रकार का होता है। जी हाँ, बिटुमिनस प्रकार का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों बात की जाती है इसी कोयले के पाए जाने के कारण जो छोटे नागपुर का पठार है, जी हाँ, छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर पठार को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। जी हाँ, रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी का बड़ा ही मुख्य क्वेश्चन है और यह कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है उसे रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश कहने के पीछे का यहाँ तात्पर्य है, जी यहाँ पे कोयले का यहाँ पे अधिक भंडारण पाया जाता है और कोयला भी यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार को जो रूर प्रदेश कहा जाता है, रूर प्रदेश कहने का कारण है कि यहाँ पे जो कोयला है वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे बिटुमिनस कोयले की अधिकता होने के कारण ही जो छोटा नागपुर का पठार है इसे जो रूर प्रदेश कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें जो छोटा नागपुर का पठार की जो स्थिति इस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार की स्थिति है। इसके मध्य से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों यह जो नदी आप देख पा रहे हैं, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। जी हाँ, दामोदर नदी इसका नाम है, दामोदर नदी इसे कहते हैं। और यह जो 2 भागों में इसका विभाजन करती है, जिसमें इसका नाम है हजारीबाग का पठार। जी हाँ, हजारीबाग पठार है। और जो नीचे की ओर आप जो पठार देख पा रहे हैं, इसे रांची का पठार कहा जाता है। जी हाँ, रांची का पठार। और रांची दोस्तों आप सभी को पता है जो झारखंड राज्य की राजधानी है। और ये जो रांची का पठार है यह एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। जी हाँ, संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत जो रांची का पठार आता है वह किस मैदान का उदाहरण है। तो जो रांची का पठार है वह संप्राय मैदान का उदाहरण है। तो आपको यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ से सबसे ऊंची चोटी है तो यहाँ पे स्थित है, जो हजारीबाग के भाग के अंदर स्थित है। और उस चोटी का नाम क्या है? तो इस चोटी का नाम है पारसनाथ हिल। जी हाँ, पारसनाथ हिल इसका नाम है, पारसनाथ हिल छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, जो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ हिल है। और इसका अन्य नाम है जो समेद शिखर भी है। इसे दोस्तों अन्य नाम में समेद शिखर भी कहा जाता है। जी हाँ, समेद शिखर भी इसे कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और जो पारसनाथ हिल है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जी हाँ, यह जो स्थान है यह जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जी हाँ, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है, जो कि पारसनाथ हिल है। और यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर। तो जो रांची के पठार की प्रमुख नदी की बात की जाए तो जी हाँ, रांची पठार की प्रमुख नदी के बारे में बात की जाए, प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी है। जी हाँ, स्वर्णरेखा नदी जो रांची के पठार की प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार की प्रमुख नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। रांची के पठार की प्रमुख नदी स्वर्णरेखा नदी है। और बात की जाती है यहाँ पे छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी है वह दामोदर नदी है। और जो छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है रांची का पठार, रांची के पठार की प्रमुख नदी है स्वर्णरेखा नदी। और इसी स्वर्णरेखा नदी पर, जी हाँ, इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है और उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। जी हाँ, हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची नदी जो स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्वर्णरेखा नदी पर जो हुंडरू जलप्रपात है वह रांची के पठार के अंतर्गत ही आता है और जो स्वर्णरेखा नदी पे बना हुआ है। फिर उसके बाद अन्य फैक्ट पर बात करें हमें तो जो छोटा नागपुर पठार में, जी हाँ, छोटा नागपुर पठार में
छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टान, जी हाँ, छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति पाई जाती है। जी हाँ, उच्च स्थलाकृति, उच्च स्थलाकृति पाई जाती है। स्थलाकृति कहा जाए या जो द्वीप रूपीय होता है, जी हाँ, द्वीप रूपीय स्थलाकृति पाई जाती है। स्थलाकृति, स्थलाकृति से आज से है उसके स्थान की जो कृति होती है उसे स्थलाकृति कहते हैं। और इन स्थलाकृतियों को जिन्हें पाटभूमि कहा जाता है, जी हाँ, पाटभूमि कहा जाता है, पाटभूमि कहते हैं। तो दोस्तों जो छोटा नागपुर के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति होती है या जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है या जो द्वीप रूपीय भाग स्थलाकृति होती है उसे पाटभूमि कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ छोटा नागपुर के पठार के बारे में जो चर्चा की हमने उसको एक बार आप सभी के सामने रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में हम बात करेंगे कि छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वह झारखंड में और जो बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें और जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है इसका विस्तार है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। तो दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ियां जो शिलोंग के पठार को मालदा गैप से अलग करती है तो वह राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व साइड में स्थित है। फिर बात करें जो दामोदर नदी है, जी हाँ, दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है। तो दोस्तों दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, तो वह नदी कौन सी है? तो महत्वपूर्ण नदी दामोदर नदी है, दामोदर नदी है। और इसी प्रकार जो एक दूसरा जो रांची का पठार है, जी हाँ, रांची के पठार की महत्वपूर्ण नदी के बारे में बात की जाती है तो वह स्वर्ण रेखा नदी है। जी हाँ, स्वर्ण रेखा नदी है। तो यहाँ से आपको यह कंफर्म होना चाहिए। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में बांटती है, पहला है हजारीबाग का पठार और दूसरा है रांची का पठार। और इस जो छोटा नागपुर पठार की महत्वपूर्ण नदी है वह दामोदर नदी है। दामोदर बेसिन कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है जो चार प्रकार के प्रमुख कोयले होते हैं दोस्तों, जिनमें एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट कोयला होता है। इनमें से बिटुमिनस प्रकार का कोयला दामोदर बेसिन में भंडार में पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की कि जो छोटा नागपुर पठार है वह बिटुमिनस कोयले की अधिकता के कारण इसे जो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम चर्चा की। फिर उसके बाद में हमने जो दामोदर घाटी जो हमने छोटा नागपुर का पठार देखा, इसमें से यह जो नदी है दोस्तों गुजर रही है, यह नदी है जो कि छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है और इसके बीच में से एक नदी गुजरती है उसे दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के भाग को दो भागों में बांटती है। इनमें पहला है हजारीबाग का पठार और दूसरा है रांची का पठार। दोस्तों यहाँ पे हजारीबाग के पठार के बारे में बात की जाती है तो इसी पठार में दोस्तों छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम पारसनाथ हिल है और ये छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसका उपनाम है समेध शिखर भी इसे कहा जाता है और यही पारसनाथ हिल है दोस्तों जो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में बात करें रांची के पठार की तो यह संप्राय मैदान का उदाहरण है और यह संप्राय मैदान का उदाहरण जो रांची का पठार है, यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। यह हम बात कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने बात की जो रांची के पठार की प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा नदी है और इसी नदी के ऊपर एक हुंड्रू जलप्रपात है जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है। और छोटे नागपुर के पठार में जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित यहाँ पे उच्च स्थलाकृति है जो ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उन्हें पाटभूमि कहा जाता है। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं और छोटा नागपुर के पठार से संबंधित हम संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं, वह है दंडकारण्य का पठार। जी हाँ, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो दंडकारण्य का पठार है इसे सजा देने वाला जंगल भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे सजा देने वाला जंगल कहा जाता है, सजा देने वाला जंगल भी कहा जाता है। यह जो माता सीता है, जी हाँ, माता सीता का अपहरण भी इसी जंगल से होता है। सीता का अपहरण भी इसी जंगल से होता है, अपहरण भी इसी जंगल से होता है, इसी जंगल से होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सजा देने वाला जंगल इसे कहा जाता है, या जो माता सीता है जानकी है उनका जो अपहरण भी इसी जंगल से हुआ है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों जो दंडकारण्य के पठार की स्थिति के बारे में बात करें तो यह है महानदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, यह है महानदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। जी हाँ, महानदी बेसिन के
दक्षिण में स्थित है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो स्थिति के बारे में तो हम चर्चा ही करते हैं कि जो दंडकारण्य का पठार है जो महानदी का बेसिन है उसके दक्षिण में स्थित है। चलिए अब स्थिति के बारे में देख चुके तो अब बात करते हैं विस्तार। तो इसका विस्तार किन किन राज्यों में है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़, जी हाँ छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद में कुछ इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में भी है। उड़ीसा के बाद में इसका विस्तार है जो महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, जी हाँ इन राज्यों में इसका विस्तार है। दोस्तों इन सारे राज्यों में इसका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें विस्तार फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों के जो मिला हुआ जो पठार है उसे दंडकारण्य का पठार कहते हैं। अब उसके बाद में बात करें कि जो दंडकारण्य का जो पठार है, दंडकारण्य का पठार अत्यंत उबड़ खाबड़, जी हाँ अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा अनुपजाऊ है। अत्यंत उबड़ खाबड़ है वह अनुपजाऊ है। यहाँ पे किसी प्रकार की दोस्तों कृषि कार्य नहीं होता है। तो यह एक अनुपजाऊ पठार है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जिस दंडकारण्य के पठार को हम बात कर रहे हैं यह इसका दोस्तों यह उपजाऊ होने के कारण इसे, अनुपजाऊ होने के कारण ही इसे जो सजा देने वाला जंगल भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ से यह पता होना चाहिए दंडकारण्य का पठार जो काफी अत्यंत उबड़ खाबड़ है, अनुपजाऊ पठार है। इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी पठार के अंतर्गत कि खनिज संसाधनों से संपन्न यह पठार है। जी हाँ यह कृषि कार्य के लिए तो अनुपजाऊ है लेकिन खनिज संसाधनों से संपन्न पठार है। जी हाँ से संपन्न पठार है। यहाँ पे यह कृषि कार्य के लिए अनुपजाऊ पठार है। और यहाँ लेकिन जो इसके विपरीत जो खनिज होते हैं उनका दोस्तों यहाँ पे भरपूर प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। और जो इसका जो बस्तर जिला आता है दोस्तों, इसी के मद्देनजर जो दंडकारण्य के पठार में जो बस्तर जिला आता है, बस्तर जिले में टिन धातु के भंडार है। जी हाँ टिन धातु SN जो होती है, टिन धातु के भंडार पाए जाते हैं। जी हाँ टिन धातु के भंडार पाए जाते हैं, टिन धातु के भंडार है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो दंडकारण्य के पठार में यह खनिज संपन्न पठार है। दंडकारण्य के पठार की सबसे प्रमुख नदी की बात की जाए, जी हाँ इस पठार की सबसे प्रमुख नदी की बात की जाती है। तो इस पठार की प्रमुख नदी आती है इंद्रावती नदी। जी हाँ इंद्रावती नदी इस जो पठार की सबसे प्रमुख नदी है। फिर बात की जाए छत्तीसगढ़ में इस चित्रकूट जलप्रपात है। दोस्तों इंद्रावती नदी पर ही जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, इंद्रावती नदी में छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात है उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। जी हाँ चित्रकूट जलप्रपात भी इसी के ऊपर स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वह कहाँ स्थित है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी है जो कि दंडकारण्य के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। तो आपको यहाँ पे यह भी पता होना चाहिए इस चित्रकूट जलप्रपात का एक उपनाम और है। जी हाँ उपनाम क्या है उस पर बात करें तो इसे मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। जी हाँ मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन इस संदर्भ में भी पूछा जा सकता है कि जो मिनी नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है उसे ही मिनी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो दोस्तों दंडकारण्य के पठार में हमने चर्चा की कि जो दंडकारण्य का पठार है वह सजा देने वाला जंगल कहा जाता है, या जो माता सीता का अपहरण भी इसी जंगल से होता है। और यह महानदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थिति है दंडकारण्य के पठार की वह महानदी के दक्षिण में है, जबकि इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। फिर हमने बात की कि दंडकारण्य का पठार है अत्यंत उबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ पठार है। जी हाँ यहाँ पे अनुपजाऊ पठार है। फिर उसके बाद में बात की कि जो दंडकारण्य का पठार है खनिजों से, संसाधनों से संपन्न पठार है। यहाँ का जो दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत जो बस्तर जिला आता है, बस्तर जिले में टिन धातु के भंडार पाए गए हैं। और इस पठार की, दंडकारण्य के पठार की प्रमुख नदी के बारे में बात की जाती है तो वह आती है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी में जो छत्तीसगढ़ में जलप्रपात बना हुआ है उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात का उपनाम है मिनी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाने जाता है। तो दंडकारण्य के पठार के बारे में हम यहाँ पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब बात करें यहाँ पे अगले पठार के ऊपर, तो अगला पठार यहाँ से आता है मेघालय का पठार। जी हाँ
अब बात करने वाले हैं मेघालय के पठार के ऊपर। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार के ऊपर बात करें तो मेघालय के पठार दोस्तों बात करें तो यह हमने जो मेघालय का पठार पढ़ा था उसके संदर्भ में हमने पढ़ा था जो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, मेघमा जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों से मिलकर यह एक स्थलाकृति बनती है और उसे मेघालय का पठार कहा जाता है। तो दोस्तों उन पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, जी हाँ गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर, तथा मिकिर, तथा मिकिर पहाड़ियों से मिलकर बना होता है। जी हाँ मिकिर पहाड़ियों से मिलकर बना है, पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां ये मिलकर मेघालय के पठार का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ियां जो दोस्तों ये संपूर्ण पहाड़ियों के बारे में चर्चा करें तो ये सभी पहाड़ियां प्राचीन चट्टानों से मिलकर बनी है। जी हाँ प्राचीन चट्टानों से मिलकर बनी है। तो जो ये सभी पहाड़ियों का हमने अभी जो नाम लिया गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये सभी प्राचीन चट्टानों से मिलकर बनी है और धारवाड़ चट्टानों के कारण इन्हें धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। और इनमें दोस्तों जो धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है, धारवाड़ समूह की चट्टानों के कारण, धारवाड़ समूह की चट्टानों के कारण इन्हें धात्विक खनिज भी कहा जाता है। जी हाँ इन्हें धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। जी हाँ धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये प्राचीन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन प्राचीन चट्टानें वह कौन सी होती है? तो धारवाड़ समूह की जो चट्टानें होती है उन्हें प्राचीन चट्टान कहा जाता है और इन्हीं के कारण यहाँ पे जो धात्विक खनिज की अधिकता पाई जाती है। और बात की जाए यहाँ पे कि जो गारो, खासी, जयंतिया है, जी हाँ गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, यह कीपनुमा पहाड़ियां हैं। जी हाँ कीपनुमा पहाड़ियां हैं। कीपनुमा पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। इस कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। जी हाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। औसत से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है क्योंकि यह कीपनुमा पहाड़ियां हैं। दोस्तों इस प्रकार से यदि कोई पहाड़ियां होती है तो जो यहाँ पे जो समुद्र से जो पानी लेकर जो हवाएं यहाँ पे घुसती है तो ये इन्हीं पर्वतों से टकराकर दोस्तों यहाँ पे जो अपना जल छोड़ देती है। तो ये यहाँ से दोस्तों बाहर नहीं निकल पाती और यहाँ पे ही दोस्तों अपना जो पानी सारा यहाँ पे जल छोड़ती है। तो सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है, औसत से अधिक है, इसी कारण यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह नोंगक्रेक है। जी हाँ नोंगक्रेक शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और यह बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। जी नोंगक्रेक जो ऊंची चोटी है यह शिलोंग के पठार की है और यह बायोस्फीयर, जी हाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यह जो नोंगक्रेक है शिलोंग के पठार की सबसे ऊंची चोटी, इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। तो यहाँ से मेघालय के पठार के ऊपर हम यहाँ पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं अगला पठार, और अगला पठार आता है दक्कन का पठार। जी हाँ दक्कन का पठार के बारे में बात करने वाले हैं। दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार इस प्रकार से है कि जो दक्कन का पठार का जो निर्माण के बारे में बात की जाए तो दक्कन के पठार का निर्माण होता है दरारी ज्वालामुखी उद्गार से। जी हाँ दरारी ज्वालामुखी उद्गार से, दरारी ज्वालामुखी उद्गार से इसका है जो निर्माण होता है। और बेसाल्टिक चट्टानों की विखंडन से यह पठार काली मृदा से संपन्न पठार है। जी हाँ यहाँ पे जो बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, जी हाँ बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से
यह पठार, यह पठार काली मृदा से, जी हाँ, काली मृदा से, काली मृदा से संपन्न पठार है। जी हाँ, काली मृदा से संपन्न पठार है। जो बेसाल्टिक चट्टानों की यहाँ दिखता है, और बेसाल्टिक चट्टानों का जब विखंडन होता है तो वहां पे काली मृदा दोस्तों बनती है, और इसी काली मृदा का दोस्तों यहाँ पे विस्तार काफी है। अब बात करें जाए कि जो दक्कन के पठार हैं, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जी हाँ, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इन 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उसकी बात की जाए तो पहला आता है महाराष्ट्र का पठार। जी हाँ, महाराष्ट्र का पठार, और इस महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। जी हाँ, दक्कन ट्रेप इसे कहा जाता है। तो यहाँ से यह होने वाला है। फिर दूसरा पठार आता है आंध्रा का पठार। जी हाँ, आंध्रा का पठार आता है। आंध्रा के पठार के बाद में जो तीसरा पठार आता है वह है कर्नाटक का पठार। जी हाँ, कर्नाटक का पठार। तो आप देख पा रहे हैं जो दक्कन का पठार है 3 भागों में विस्तृत है। उसमें दक्कन ट्रेप है, पहला है दक्कन ट्रेप जिसे महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है, फिर आता है कर्नाटक का पठार, और फिर आता है आंध्र प्रदेश का पठार। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रमबद्ध रूप से तीनों का। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करेंगे दक्कन ट्रेप की। जी हाँ, दक्कन ट्रेप की बात करने वाले हैं। तो दक्कन ट्रेप सबसे पहले तो महाराष्ट्र के पठार को कहा जाता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। महाराष्ट्र के पठार को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। दक्कन ट्रेप कहा जाता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो दक्कन ट्रेप है किस राज्य में है, या किस राज्य के पठार को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के जो पठार है उसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। अब बात करें महाराष्ट्र में बेसाल्टिक चट्टानों के, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित काली मृदा से निर्मित, काली मृदा से संपन्न पठार है। निर्मित काली मृदा से संपन्न, काली मृदा से संपन्न पठार है। जी हाँ, संपन्न पठार है। तो यहाँ से जो बात कर रहे हैं हमें कि बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से जो मृदा का निर्माण होता है वह मृदा काली मृदा होती है, और काली मृदा का ही दोस्तों महाराष्ट्र में आपने देखा है बेसाल्टिक चट्टानों की अधिकता है, और इन चट्टानों का जब विखंडन होता है तो वहाँ काली मृदा बनती है। इसीलिए जो दक्कन ट्रेप है उसे काली मृदा से संपन्न पठार कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात की जाती है इस काली मृदा में, तो इसमें, इस काली मृदा में ही कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। खेती सर्वाधिक की जाती है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जो यह काली मृदा में ही कपास की खेती अधिक की जाती है, और काली मृदा में ही सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता होती है। जी हाँ, जो काली मृदा में होती है सर्वाधिक नमी रोकने की क्षमता इसी मृदा में होती है। और गोदावरी नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। तो प्रमुख नदी की बात की जाती है, यहाँ से प्रमुख नदी की बात करें तो गोदावरी नदी इस पठार की प्रमुख नदी है। तो दोस्तों प्रमुख नदी गोदावरी नदी है। इस पठार में दोस्तों, इस पठार में बात करें आगे कि इस पठार में बालघाट, जी हाँ, इस पठार में बालघाट, सतमाला, अजंता, बालघाट, सतमाला, अजंता तथा हरिश्चंद्र पहाड़ियां इसी पठार में पाई जाती है। जी हाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां इसी पठार में पाई जाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस जो दक्कन ट्रेप है या महाराष्ट्र का पठार है, इसमें बालघाट की पर्वत है, सतमाला पर्वत है, अजंता की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं, ये सभी इसी पठार में पाई जाती है। तो यहाँ से अब यहाँ आपको सभी पता होना चाहिए। अब महाराष्ट्र के पठार दक्कन ट्रेप पे बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे और अगला जो अपना पठार होने वाला है उस पर बात करते हैं। चलिए अब बात करने वाले हैं जो दूसरा पठार आता है उसका नाम है कर्नाटक का पठार। जी हाँ, कर्नाटक के पठार के ऊपर बात करेंगे। तो कर्नाटक के पठार पे बात करने से पहले तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इस जो कर्नाटक के पठार को और किस उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे मल्नाड भी कहते हैं। तो मल्नाड कहने से पीछे क्या संदर्भ है तो उसके ऊपर बात करें। जो कर्नाटक पठार के पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारीय क्षेत्र को, जी हाँ, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मल्नाड कहा जाता है। मल्नाड कहा जाता है, मल्नाड कहते हैं।
तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक पठार के पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय एवं जो पठारी क्षेत्र है उसे मलनाड क्षेत्र कहा जाता है। जो कर्नाटक का दोस्तों पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय और पठारी क्षेत्र उसे मलनाड कहा जाता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अब बात करें यहाँ से कर्नाटक के पठार के संदर्भ में ही जो कुद्रेमुख है घोड़े की आकृति की कुद्रेमुख, वह जो बाबा बुदनगिरी पर्वत है, बाबा बुदनगिरी इसी क्षेत्र में आते हैं। जी हाँ, इसी क्षेत्र में आते हैं। तो कर्नाटक कुद्रेमुख में तो दोस्तों जो कॉफी की खेती होती है और बाबा बुदनगिरी में यहाँ से जो मसालों की खेती काफी अधिक होती है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी की बात की जाती है तो इस जो कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदी इस पठार की प्रमुख नदी है वह कृष्णा नदी है। जी हाँ, कृष्णा नदी कर्नाटक के पठार की सबसे सॉरी दोस्तों, कृष्णा नदी कर्नाटक के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। फिर उसके बाद में बात करें कर्नाटक के पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली शरावती नदी है। जी हाँ, जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार से पश्चिम की ओर, कर्नाटक के पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वह है शरावती नदी। जी हाँ, शरावती नदी है। और इसी शरावती नदी के ऊपर एक जलप्रपात स्थित है जिसे जोंग गेरसोपा या जो महात्मा गांधी जलप्रपात, जी हाँ MG महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। तो जब हम यहाँ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, नदियों में चर्चा करने के बाद में एक क्लास आपके लिए इन जलप्रपातों के लिए और एक दोस्तों जो आप सभी के लिए दोस्तों क्लास होगी वह बांधों के लिए होगी। उनमें हम केवल बांधों पे या जलप्रपातों पे ही बात करने वाले हैं। यहाँ पे तो जो नदी आती है उनसे संबंधित मुख्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बात करते हैं। इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन उन क्लासेज में किया जाने वाला है। और दोस्तों यही जो कर्नाटक में और बात की जाए तो कर्नाटक में ही वराही नदी बहती है। जी हाँ, वराही नदी बहती है और इसी वराही नदी पर दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात भी है। जी हाँ, कुंचिकल जलप्रपात भी यह नदी बनाती है। प्रताप भी यह नदी प्रपात है दोस्तों, यहाँ पे प्रपात यह नदी बनाती है। तो यहाँ पे कर्नाटक के पठार में हमने देखा कि जो कर्नाटक के पठार के पश्चिम में संलग्न पर्वतीय व पठारी क्षेत्र को मलनाड क्षेत्र कहा जाता है और कुद्रेमुख में जो बाबा बुदनगिरी इसी क्षेत्र में आती है। कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदी कृष्णा नदी है और कर्नाटक के पठार से पश्चिम की ओर बहने वाली जो शरावती नदी है वह कर्नाटक में जोंग व गेरसोपा जलप्रपात बनाती है। और इस जो जलप्रपात का नाम भी बदल दिया गया है और महात्मा गांधी के नाम पर इसका महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। यह कर्नाटक के पठार में ही वराही नदी बहती है जिसे कुंचिकल जलप्रपात कहा जाता है। तो यहाँ से कर्नाटक के पठार के ऊपर हम यहाँ पे संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। और दक्कन के पठार का दोस्तों जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग को आंध्रा का पठार या आंध्र प्रदेश का पठार कहा जाता है। जी हाँ, आंध्रा का पठार। तो यहाँ से एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो नदी का यहाँ पे इस पठार का विस्तार किस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं और एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसका विस्तार दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यह जो इनके मध्य से एक नदी बहती है, वह नदी इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। जी हाँ, कृष्णा नदी इस नदी का नाम है और यह है जो दक्कन के पठार के बिल्कुल मध्य से बहती है। फिर इसमें यहाँ पे नामकरण की बात की जाए तो यह जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसे तेलंगाना का पठार कहा जाता है। जी हाँ, तेलंगाना का पठार इसे कहते हैं। और यह जो पठार आप देख पा रहे हैं इसे रायलसीमा का पठार कहा जाता है। जी हाँ, रायलसीमा का पठार इसे कहते हैं, रायलसीमा का पठार इसे कहा जाता है। और फिर बात की जाए यहाँ पे कि जो यह जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं पूरा, यह क्षेत्र को तटीय भाग या सीमांध्र क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, तटीय क्षेत्र कहा जाता है। तटीय क्षेत्र या जो सीमांध्र क्षेत्र इसे कहते हैं, सीमांध्र क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो आंध्रा का पठार का दोस्तों विस्तार इस प्रकार से है कि जो तेलंगाना का पठार है यह काफी उपजाऊ है। तो यहाँ से अधिक उपजाऊ क्षेत्र
जो आंध्रा के पठार के अंदर जो तेलंगाना का पठार आता है, यह अधिक उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो छोटा नागपुर पठार से संबंधित हमें क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर उसके बाद में दंडकारण्य के पठार पर चर्चा की, मेघालय के पठार पर चर्चा की, किस प्रकार से गारो काशी जयंती कीपनुमा स्थलाकृति यहाँ पे पाई जाती है उस पर चर्चा की। उसके बाद में दक्कन के पठार में जो 3 भागों में विस्तृत यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र आते हैं, उनमें दक्कन ट्रेप जो महाराष्ट्र के पठार को कहा जाता है, कर्नाटक के पठार पे चर्चा की, और अंत में हमने अभी जो चर्चा की है वह आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो पठार है आंध्रा का पठार, यह 3 भागों में विस्तृत है। 3 भागों में विस्तृत इस प्रकार से है कि तेलंगाना का पठार है, जो इसके भी मध्य से जो कृष्णा नदी निकलती है वह आंध्र के पठार की प्रमुख नदी है, और यह जो कृष्णा नदी है वह तेलंगाना के पठार में बांटती है, रायसीमा के पठार में बांटती है, और तटीय भागों सीमांध्र क्षेत्र से किस प्रकार ये संपर्क में रहते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाइक कीजिएगा। जी हाँ, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़ सके, और आपको यदि इन क्लास वाइज से संबंधित या आपके दोस्तों जो कंपटीशन की जो आप तैयारी कर रहे हैं उस संबंधित किसी प्रकार भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो स्टैटिक साइकी परिवार है आप सभी की जो मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। तो दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे सेशन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों साथियों के पास काफी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजिए ताकि जो आपका परिवार स्टैटिक साइकी परिवार है वह भी बड़ा हो सके। और आप जब कभी भी चैनल को और दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन के साथ हम आप सभी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लगे रहते हैं, और जो आपका दोस्तों जो सपना देख रखा है उसके लिए पूरा करने के लिए स्टैटिक साइकी परिवार बिल्कुल आपकी जो उम्मीदें हैं उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।